नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में मंथन तेज हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी जीत का जश्न मना रही है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी अपनी हार की समीक्षा कर रही है। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि इस बैठक में नरोत्तम मिश्रा को नहीं बुलाया गया है, जिसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में भीतरघात सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तथ्यों के साथ बैठक में पहुंचे थे, जिन पर नेताओं ने गंभीरता से चर्चा की। दतिया और बरौनी क्षेत्र के कुछ पार्षदों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। पार्टी ने हार की समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है, जो पूरे मामले की रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक जिला कार्यकारिणी पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दतिया में बीजेपी की हार की वजह भीतरघात था या फिर रणनीति और संगठन की चूक। यही होगा आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, आपको महत्वपूर्ण 2 प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं राजनीतिक गलियारों से। सभी नेता कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तृत रूप से कार्य किया गया। उसके बाद भी जिस तरह का परिणाम आया है उसकी पार्टी द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा निर्वाचन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों, स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। चर्चा के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट के उपरांत ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव के परिणाम की समीक्षा के परिणाम पर पहुंचेगी। ऐसा है कि समीक्षा उनको जानते हो आप 3 चीजों की करना चाहिए: परफॉर्मेंस, गवर्नेंस और विंडेक्टिव पॉलिटिक्स। यानी प्रशासन किस तरह से जनविरोधी रवैया अपनाता है, इसकी समीक्षा करना चाहिए। निर्माण कार्यों में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और उसमें देरी होती है, इसकी समीक्षा करना चाहिए। और जो प्रतिशोध की राजनीति है, जो अपने विपक्ष के लोग हैं, अपने से असहमत लोग हैं, उनके खिलाफ जो प्रतिशोध की राजनीति है, इसकी समीक्षा करना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ मंथन का दौर जारी है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चे के लिए हमारे साथ सारे राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दे रहा हूं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। प्रमोद द्विवेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अलग अनुभव है इनका, लगातार दतिया चुनाव में हमारे साथ जो बने रहे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत में पांडे जी आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आज जो समीक्षा बैठक आप लोगों ने की है, भीतरघात का मुद्दा जरूर उठा है, लेकिन कहते हैं कि हो सपने बंद आंखों से या खुली आंखों से, सपने तो आखिर सपने होते हैं। खुशियां तो यहां कोई भी दे जाता है, मगर दर्द देने वाले अक्सर अपने होते हैं। और यही अपनों की कहानी, अपनों की भीतरघात का मुद्दा आज उठा है। पार्टी मानती है कि सिर्फ भीतरघात ही मुद्दा है या कोई और भी बात है पांडे जी? नहीं राघवेंद्र जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं, वो हर पार्टी के जितने भी कोई प्रत्याशी होता है उसके लिए पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी मशक्कत के साथ जुटते हैं। हार जीत की समीक्षा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में होना स्वाभाविक सी बात है और मैं समझता हूं कि ये किसी भी पार्टी चाहे वो हारे या जीते, उसको आत्ममंथन करना चाहिए, जीत के बाद भी और हार के बाद भी। ये राजनीति के अंदर जो है ये परंपरा चली आ रही है और मैं नहीं समझता हूं कि इस पर किसी तरह का कोई किसी को गुरेज होना चाहिए। और जब तक अपने कार्यों का हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक उसके गुण और दोष के बारे में सही आंकलन नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूं कि ये उसी दिशा में एक कदम है और ये बिल्कुल हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी तपस्या के साथ, पूरी साधना के साथ जो पार्टी के लिए कार्य किया वो अतुल्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है।
लेकिन मुकेश नायक की बाइट आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि आपको गवर्नेंस और परफॉर्मेंस को लेकर समीक्षा करनी चाहिए, ना कि इस बात की कि आपको एक अलग मसला दे दें, कोई एक अलग टर्निंग पॉइंट दे कि भीतरघात का मुद्दा देकर इसको पूरा टर्न कर दें। सरकार को या पार्टी को यह नहीं लग रहा है कि स्थानीय संगठन चुनाव को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा सका? पांडे जी, यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा, या सिर्फ भीतरघात का है कि आज समीक्षा के बैठक में आप लोग बच निकलना चाह रहे हैं? नहीं राघवेंद्र जी, मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा, और फिर कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले चन्नी क्या बोले जिसके 3200 छेद है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। आप देखिए लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पूर्व माननीय शिवराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बखूबी कार्य कर रही है। तो हमको कम से कम कांग्रेस पार्टी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। और इनके जो नेता अपने बयान देते रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी हो, ये बयान उनकी पार्टी को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े योग्य अनुभवी दक्ष नेता है, वो हर चीज का मूल्यांकन करते हैं। और हमने आपसे कहा कि गुणात्मक रूप से जो भी चीजें सामने आएगी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है प्रमोद जी, आप कह रहे हैं पांडे जी कि आप कुछ इनको नहीं सिखा सकते हैं, आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दतिया उपचुनाव के रिजल्ट के बाद द्विवेदी जी एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों से लेकर हर टपरियों पर या हर लोगों के दिलों में बातचीत में यही एक सवाल हो रही है सामने है कि बीजेपी हार गई है या कांग्रेस जीती है? द्विवेदी जी, प्रमोद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए प्रमोद जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनसे कनेक्ट होंगे और यही सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले शर्मा जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके अनुभव में दतिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या दिखता है? भीतरघात, रणनीति, या कोई राजनीतिक विरोध माहौल जो इस वक्त कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पक्ष में माहौल नहीं था, लोग नाराज थे? तीनों में से क्या फैक्टर आपको सबसे ज्यादा लग रहा है? देखिए, मुझे तीनों फैक्टर लगते हैं। भीतरघात भी हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल शर्मा जी, प्रॉपर है। अच्छा, भीतरघात भी हुआ है, और भीतरघात का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा जीती है और नगरीय क्षेत्र में हारी है। और बहुत आश्चर्यजनक है कि जिला अध्यक्ष उनके अपने पोलिंग बूथ पर भाजपा को कम वोट मिले, तो स्वाभाविक रूप से ये कारण भीतरघात का है। और दूसरा कहीं ना कहीं रणनीति का भी अभाव रहा। तो तीसरी कहीं ना कहीं मैं मुकेश नायक जी की इस बात का समर्थन करूंगा कि सरकार को कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टि पर और परफॉर्मेंस पर, इन दोनों चीजों पर भी आपको समीक्षा करना। उसका रणनीति आप अगर देखिए, इस चुनाव में चूंकि भाजपा जो है विकास कार्य को लेकर के गई, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा के शासन काल में दतिया में विकास बहुत हुआ, बिल्कुल काया पलट जैसी हो गई। लेकिन जो विपक्ष ने एक रणनीति अपनाई जातिवाद के फैलाव की, जातिवाद को का तोड़ अपनी रणनीति में भाजपा नहीं निकाल पाई। और यही कारण है कि जो तीसरे उम्मीदवार को जो इतने वोट मिले हैं, कहीं ना कहीं वो जातिवाद के कारण मिले हुए हैं। और भाजपा से जो वोट टूटा है वो स्वाभाविक रूप से उसमें जातिवाद भी एक बड़ा फैक्टर है। भीतरघात के बाद जो है, तो भाजपा की रणनीति का ये अभाव था कि वो जातिवाद को नहीं तोड़ पाए और ठीक से नहीं कर पाए। और तीसरी जो और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो लगता है कि उसके बाद भी उनके कार्यकर्ता का जो हमेशा भाजपा का कार्यकर्ता जो मशहूर रहा है, जैसे पन्ना प्रमुख रहा है, घर घर जाकर के मतदाता को निकालने, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का व्यक्तिगत संपर्क कम हुआ हो। क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क अगर रहता तो मतदान का प्रतिशत इतना नहीं गिरता। तो स्वाभाविक रूप से ये जो परिणाम से एक बात बहुत स्पष्ट लग रही है कि भाजपा विरोधी वोट तो घर से निकला है, लेकिन भाजपा का समर्थक वोटर जो है वो कहीं ना कहीं घर में रह गया है। पिछले चुनाव की तुलना में 7-8%, 9% जो पोलिंग का परसेंटेज कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें कार्यकर्ता का जो संपर्क है और उसको कार्यकर्ता को कोऑर्डिनेशन का काम भी है। मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा। मैं समझता हूं इन सारे तथ्यों पर भाजपा को जरूर विचार करना चाहिए। और प्रशासनिक पर मैं एक ही बात कह करके बात को खत्म करूंगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रशासनिक कसावट, विशेषकर लाइन ऑर्डर की तो लाना चाहिए। सीट बेल्ट ना लगाने वाले को और हेलमेट ना लगाने वाले पर तो पुलिस का खौफ है, लेकिन क्या चोर डकैतों पर भी खौफ है? अभी नरवर से तोप उखाड़ ले गए। कोई कल्पना कर सकता है पुरातत्व महत्व की तोप उखाड़ ले गए? चोरों को इतना भय नहीं है, ट्रक में लेकर के गए तोप को। तो कुल मिलाकर के ये जो जिस तरीके से अपराध का प्रतिशत बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट की बहुत आवश्यकता है। ठीक है प्रमोद जी, अगर कनेक्ट हो गए हमारे साथ, आवाज आप तक प्रमोद जी जा रही है, तो सवाल वही है मेरा कि चलिए बीजेपी तो हार गई, लेकिन सवाल ये बहुत जोरों शोरों से इस वक्त है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी हार गई है या कांग्रेस जीती है?
प्रमोद जी। तो आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि मैंने खबरों में पढ़ा है और आपने भी शायद अभी यही बताया कि मुख्यमंत्री निवास पर सरकार और संगठन की बैठक हुई। जब संगठन सरकार के अधीन हो जाता है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने की थी तो उनकी प्रस्तावना में यह थी कि हम राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। लेकिन आज जो देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, संपादकीय मैंने पढ़ी, समीक्षाएं पढ़ी, उसके आधार पर मैं ये बात जो तरीके से कह सकता हूं, जैसा कि आदरणीय रमेश शर्मा जी पत्रकार महोदय ने भी जो बात कही कि हेलमेट एक गुनाह हो गया, लेकिन रेती के अवैध ट्रक ले जाकर के चलने वाला तहसीलदार को, पटवारी को और तो और बैठने भर करके गोलियां पे चला देता है, एक्सीडेंट कर देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। ये प्रशासनिक खामियां थी। जब सत्ता हमारे पास होती है तो हम सेवा के माध्यम बने और दम उस पर नकेल रखे। शायद भारतीय जनता पार्टी में अब सरकार दल पर नकेल रख रही है। कारण ये कि जो उम्मीदवार दतिया में दिए गए थे या बिहार में दिए गए वो हाईकमान के चहेते तो हो सकते हैं, परंतु जमीनी पर कार्यकर्ताओं के दिल के चहेते नहीं थे। केडर बेस में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यकीन मानिए कि अच्छी पार्टी है, लेकिन जब दलदल के अंदर जो आयाम की राजनीति करने वाले एक दूर से निकल करके दूसरे दल में चले जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर हतोत्साही का भाव आ जाता है और वो भाव भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। नरोत्तम मिश्रा प्रतीक हो सकते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला तो आक्रोशित उनके कार्यकर्ताओं ने दल के अंदर कब्जा किया, विरोध प्रदर्शन किया, राजमार्गों पर चक्काजाम किया, हेलमेट लगा करके सामने आना पड़ा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा, जबकि ये काम संगठन का था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी सत्ता अगर संगठन पर लगानी सकती है तो दतिया जैसे और बिहार में जैसे परिणाम आए वैसे ही परिणाम आते हैं। और कांग्रेस को इसमें आत्मविश्वासी भी नहीं होना चाहिए, कारण कि हम 13वें चरण तक जितने हजार वोटों से जीत रहे थे, आखिरी के 2-3 चरणों में ऐसा क्या हुआ कि हमारी बढ़त आधी रह गई। यही तो बीजेपी ने आज समीक्षा बैठक में बात सामने रखी है ना प्रमोद जी, की भीतर घात हुआ उनके साथ। एक चीज मैं और आपसे समझना चाह रहा हूं, बीजेपी कह रही है कि उनके साथ भीतर घात हुआ, इसलिए वो 6-7 हजार का जो मार्जिन था वो आपके साथ चला गया। एक चीज स्पष्ट थोड़ा सा बताइए कि अगर बीजेपी में भीतर घात नहीं होता तब भी क्या कांग्रेस से सीट जीत पाती? ये तो हमारे के लिए यानी ख्याल अच्छा है। छत्तर के आक्रोश को आप देखना नहीं चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहती है, मोहन यादव के छवि विकास को देखना नहीं चाहती है। ये जो आज आम आदमी का आक्रोश है कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। एक छात्रों को आप उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप हेलमेट को बड़ा अपराध मान रहे हैं, लेकिन शराब के हाथे खुले हुए चारों तरफ। अगर शराब के हाथे चालू करके एक तरफ आपने सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाई और अवैध व्यक्त करने वालों को प्रोत्साहन दिया, ये महिलाओं को रास नहीं आ रहा है। नशा एक ऐसा मामला बन चुका है कि इसी प्रदेश से नशा सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है और नशेबाज नशे बेचने वालों को कैसे समझते हो, ये सवाल जनता के है और हमने इसको अभिव्यक्ति दी है, आवाज बने हैं और यही कारण है कि हम दतिया में
सत्ता को रौंद करके विश्वास की फजा लगा गए हैं और पल्लवित और सुश्रुत विश्वास जो हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने का अवसर प्रदान करता है। मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा तो हम इससे सबक लेंगे कि हमें और कितने परिभाषित होना है। ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी सबक की इस वक्त मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को है। और पांडे जी को इन करिए जरा, ब्रजेश पांडे जी का रुख करता हूं। पांडे जी देखिए, शर्मा जी ने जो बात कही उसको लेकर क्या आप रिएक्ट करेंगे, द्विवेदी जी जो कह रहे हैं उसको लेकर क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आप बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा की पोलिंग बूथ पर भी आप हार जाते हैं, नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी आप 27 वोट से हार जाते हैं, मतलब पीछे चलते हैं, वहां भी आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो पार्टी ने उम्मीदवार बदला, वहीं से कहानी उस किरदार के साथ शुरू हुई दतिया के उपचुनाव की, लेकिन आसपास की राजनीतिक ढांचा को आप लोग नहीं बदल पाए। क्या यह भी भीतर घात का ही एक नतीजा था? नहीं राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के अपने प्रवक्ता मित्रों को कहना चाहता हूं, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। इनको ये समझना चाहिए, जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते थे या दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे, तब भी मुख्यमंत्री निवास पर संगठन की बहुत सारी बैठकें हुआ करती थी। तो इस तरह की बातें करना पहली बात लोकतंत्र के अंदर न सिर्फ निंदनीय होता है बल्कि इसकी घोषणा करनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो मुझसे पूछा, देखिए ये सीट परंपरागत रूप से पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के पास थी और कांग्रेस पार्टी उसे अपने गढ़ के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। जनता का जो मैंडेट था 5 साल के लिए हुआ करता है, जो आम चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने वोट किया था। उनके वोटर परसेंटेज से हम ज्यादा वोट पाए हैं, 1700 वोट से हमारे अधिक वोट मिले हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया। अब ये रहा सवाल किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये जब पार्टी के शीर्षस्थ नेता बैठते हैं तो इसमें समीक्षा उसके गुण दोष के आधार पर करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता, आप देखिए इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब कांग्रेस भूल गई कि अपना वो दो, और भी बहुत सारे नेता, अर्जुन सिंह चुनाव हार गए थे। आप मुझे, मैं तो लाइन से बता दूंगा, जितने भी दिग्गज नेता थे, विद्याचरण शुक्ला चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन ये सालवट नेता थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप मुझको एक बात ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का इसमें जो रस्सा कसी थी बड़े नेताओं की, वो साफ दिख रही थी। हमारे चुनाव में पूरी सारे नेता लगे हुए थे, पूरी पार्टी लगी हुई थी। कमलनाथ जी चुनाव प्रचार में नहीं आए, फिर भी उनका मैनेजमेंट बेटर निकला ना सर। ठीक है कि उनके बड़े नेता नहीं गए, आपके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सब लोग थे मैदान में, लेकिन उनका मैनेजमेंट आपसे बढ़िया निकला। कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसके बाद कुछ आक्षेप लगाना चाहिए। रहा सवाल हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां जैसे भी अगर हमको जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर हम उसमें गुणात्मक। ठीक है पांडे जी, एक सवाल, क्या इस पूरे उपचुनाव के हार के बाद सबसे बड़े दोषी नरोत्तम मिश्रा हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए ऐसा है कि आज बैठक में आप लोगों ने नहीं बुलाया उनको, जिसके छत्र छाया में वो वट वृक्ष। देखिए ऐसा है, ये निर्णय पार्टी को करना होता है। वो वट वृक्ष जिसके छाया में आप चुनाव लड़ रहे थे, जिसके आधार पर आप इमारत बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके आधार को नहीं बुलाया। किसे अपेक्षित नहीं करना है, ये पार्टी का निर्णय होता है। ये हम लोगों के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं होती। लेकिन पार्टी, मैं समझता हूं कि अगर जो है वहां पर जो हार की समीक्षा हो रही है या जो भी समीक्षा हो रही है उसमें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसमें निर्णय लेंगे क्या है कैसा है। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगा, विनम्रता से कहूंगा कि हमारे जितने भी जमीनी कार्यकर्ता थे, हमारे जितने कैडर बेस्ड कार्यकर्ता थे, हमारे पन्ना प्रमुख तक ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। इसीलिए हम पिछली बार की तुलना में 1700 वोट अधिक पाए। कांग्रेस से राजेंद्र भारती वहां से विधायक थे, ठीक है, कोर्ट के आदेश पर उनकी विधायकी छिन गई थी, तो हम फिर भी उस गैप को कवर किए। निश्चित रूप से जहां भी ऐसा लगेगा उसके बारे में कुछ कह रहे थे करी है और आगे भी उस पर शर्मा जी के पास में जाता हूं। द्विवेदी जी कुछ आप कह रहे थे बीच में। प्रमोद जी, बहुत सवाल करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो आप राजनीतिक रूप से अलग कैसे हो गए। दूसरा, संघ अध्यक्ष रूप से आवरण लिए हुए रहते हैं, आपको दूसरा आवरण भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं कि संघ से लड़ते हैं, और अगर संघ वास्तव में राजनीतिक दल है तो वो आवरण हटा दे, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ये सवाल उठा है कि सत्ता के सारे हमारे संघ के पदाधिकारी खोने हैं। संघ के सेवा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र सेवा होता है। राष्ट्र सेवा के लिए संघ के हमारे समर्पित जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो तन मन धन से समर्पित रहते हैं। संघ के बारे में टिप्पणी करने से पहले आपको 17 बार सोचना चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं, संघ के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। आप पार्टी के बारे में बात करिए ना, आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, वो स्वीकार है, लेकिन संघ पर कहाँ आप पहुंच गए। फिर हम आपके पार्टी के हाईकमान के बारे में बात करेंगे, राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, सोनिया गांधी के बारे में बात करेंगे, पंडित नेहरू के बारे में बात करेंगे, तो कम से कम आप अभी जो विषय है, जो द्विवेदी जी ने विषय रखा है, उस विषय पे बात करिए। विषय फैक्ट से बात क्यों कर रहे हैं? तो सार्थक रखते हैं। ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं। एक आईना जरा दिखाइए। लेकिन पांडे जी, आप लोग जरूर कार्यवाही की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही से बदलेगा क्या? जरा इसको मैं समझ लेता हूं रमेश शर्मा जी से। शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि अब बीजेपी कह रही है कि कार्यवाही होगी उन पर जिन्होंने भीतरघात किया, तो इससे संगठन मजबूत होगा या नाराजगी और बढ़ेगी? अगर मान लीजिए कि इसमें कोई बड़ा दोषी निकलता है, उस पर आप कार्यवाही करते हैं, फिर तो और वो कहीं ना कहीं बगावत करता हुआ नजर आएगा। तो ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद एक अच्छी खबर जरूर हो सकती है कि वो कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद तस्वीरें क्या होगी पार्टी के लिए, क्या बदलेगा? देखिए, मोटे तौर पर समीक्षा के बाद अगर पार्टी किसी प्रकार, यहां मुझे लग रहा है कि 2-3 तरह के निर्णय लेगी पार्टी समीक्षा के बाद। एक आध किसी पर कठोर कार्रवाई भी कर सकती है, 2-4 को थोड़ा सा डांट फटकार से कर सकती है, और कुछ लोगों को समझाई दे करके छोड़ सकती है। मोटे तौर पर टिकट अनाउंसमेंट के बाद जो प्रतिक्रिया एकदम से गुबार फूटा था, उसको कंट्रोल होने में समय लगना चाहिए था। अब लेकिन क्योंकि उसके बाद वो चुनाव प्रचार का जो प्रक्रिया खत्म होने में मुश्किल से 10-12 दिन का ही समय था, तो मोटे तौर पर वो गुबार लोगों का, कार्यकर्ताओं का नहीं उछल पाया। इस परिणाम के बाद चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता का एक मनोविज्ञान अलग होता है, उनमें से आधे लोग मन में सोच ही रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, जो भी कुछ है। तो मैं समझता हूं ये जो 2 लोग हैं, वो संगठन से जुड़े हुए लोग, जांच के बाद वो 3 प्रकार की सूची बनाएंगे। कुछ लोगों को डांट डपट का काम चलाएंगे, कुछ लोगों को समझाइश देंगे, और 1-2 के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ संगठन, मुझे लग रहा है कि मजबूत ही होगा, संगठन कमजोर नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ रणनीति के तौर पर भी भाजपा को विचार करना चाहिए। बदली परिस्थिति में हमको क्या रणनीति बनना। छोटा सा उदाहरण दूंगा, हालांकि आज का वो प्रसंग नहीं है। भारत एक समय विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, लेकिन जिस समय सीमा पर भारत पर हमला करने की रणनीतियां बन रही थी, हमने उस रणनीति पर ध्यान नहीं दिया। हम अपने आदर्श में और सैद्धांतिक बातों पर रहे, और जो व्यवहारिक कूटनीति होना थी उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार भाजपा को अब चुनाव में जो नकारात्मक मुद्दे आ गए हैं, सकारात्मक मुद्दों की बात आप खूब कीजिए, लेकिन नकारात्मक मुद्दे सत्ता को लाभ दे सकते हैं, लेकिन राजनीति को लाभ दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रनीति को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं समझता हूं भाजपा को भी थोड़ी सी अपनी रणनीति 2 तरह की रखनी चाहिए। बाहर का प्रदर्शन अलग हो, भीतर का चिंतन अलग हो। मैं समझता हूं तब जो है कहीं ना कहीं वरना आखिरी कमेंट अब दोनों मेहमानों से ले लेता हूं। पांडे जी, किस तरह की कार्रवाई होगी? जो शर्मा जी क्राइटेरिया बता रहे हैं, किसी को डांटेंगे, किसी को फटकारेंगे, किसी को समझाएंगे और किसी पर कार्रवाई होगी, लेकिन एक चीज बताइए कि अगर बड़े चेहरे भी इसमें खुलकर सामने आते हैं, उन पर भी क्या कार्रवाई होगी या सिर्फ उनको डांट फटकार वाले क्राइटेरिया में रखा जाएगा? देखिए राघवेंद्र जी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात है। मैं पार्टी का आजना सा सिपाही हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी में अगर समीक्षा बैठक हुई तो उसके बाद उसका कुछ एक रिजल्ट, उसका एक मंथन स्वरूप सामने आना चाहिए। लेकिन किस पर कार्रवाई होगी, किस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं बिल्कुल ऑफिशियली आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में बात नहीं आती है। दूसरी बात, माननीय शर्मा जी मध्य प्रदेश में देश के वरिष्ठ पत्रकारों में एक है। उनकी सोच को, उनकी चिंतन को, उनके साहित्य को मैं हमेशा नमन करता हूं, तो ये उनका पक्ष है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, समीक्षा बैठक हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर समीक्षा बैठक हुई है। उसके बाद जो भी उसके गुण दोष होंगे, उसके आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। द्विवेदी जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे चलते चलते? प्रमोद जी। मैं तो पांडे जी जिस तरीके से आपसे बोलने से एक मर्यादा की लक्ष्मण रखा है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार में का निर्णय लेने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। जो सक्षम है वो कठपुतली की तरह किसी टेंट की व्यवस्था देखने वाले को फिर दतिया में खड़ा कर देगा
और इसी प्रकार जब अरे तो क्या आपकी फिर पार्टी वही ने पांडे जी आपका कहेंगे कि वक्ता उनके होकर संगठन का के मुद्दा है, कहते उनकी हैं पार्टी का कि मुद्दा आप है। निर्णय भीतर बात तो आपका भीतर भी था ना। लेते हैं वो निर्णय आप बोल प्रमोद सकते हैं जी, क्या? नहीं बोल सकते। आपके पार्टी के अंदर उमर सिंगार जो प्रमोद जी, जिसके आपको प्रमोद जी, बोले थे, भीतर वो बात तो निर्णय आपके देते भीतर आप भी बोल था सकते ना। हैं, नहीं बोल राजेंद्र सकते। भारती पर हर आप लोगों पार्टी ने की आरोप लगाया, मर्यादा निष्कासित होती है, जरूर हर कर दिया, प्रवक्ता एक्शन के लिया अंदर तुरंत आप दुश्मन लोगों ने। का पालन करना ऐसा थोड़ी था कि भीतर चाहिए। बात यही सिर्फ तो उनके भीतर था। छूटती है। जिसको जो दायित्व मिला है आप उस दायित्व का, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। कोई किसी की मर्यादा रेखा का उल्लंघन न करे। जिसने भी इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर मर्यादा का उल्लंघन किया, उसको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लोकतांत्रिक पार्टी हो। और भारत का जो प्रियम्बल है, जो भारत का चलिए ठीक संविधान है, वो है, हम ठीक है पांडे जी, आपकी भी ठीक बात आ करता गई, है। द्विवेदी जी एक- बात एक- आपकी एक भी आ गई, धर्म भीतर का- रात की एक- तस्वीर आपके भीतर भी थी। हालांकि राजेंद्र भारती पर आपने तुरंत एक्शन जरूर ले लिया, लेकिन पांडे जी कह रहे हैं कि उनके फैसले और उनका सिस्टम जो है थोड़ा अलग है। समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद एक्शन लेंगे और एक्शन के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कार्यशैली होती है, या बात जो शर्मा जी कह रहे हैं किस तरह से रणनीति में बीजेपी बदलाव करती है। फिलहाल जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं द्विवेदी जी, उपचुनाव में आपकी जीत हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी आपका भी, द्विवेदी जी आपका भी, और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दतिया की हार के बाद बीजेपी में मंथन जारी है, हार के कारण तलाशे जा रहे हैं। समीक्षा समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद ही तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकेगी। लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर हार की असली वजह क्या रही। क्या संगठन में सब कुछ ठीक था, क्या चुनावी रणनीति कमजोर पड़ी, या फिर कहीं अंदरूनी मतभेदों ने बीजेपी की राह मुश्किल कर दी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। देखते रहिए जनता मांगे जवाब। नमस्कार।